हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बच्चों साइटोप्लाज्म और उसके अंदर पाई जाने वाली जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और प्लस उनके फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो आज हम देखेंगे बच्चों सेल का जो तीसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है एंड व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म स्पेशली द सेल ऑर्गेनेल्स। और आज हम देखेंगे बच्चों जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल का न्यूक्लियस, जो कि उसका कंट्रोल हाउस है, उसकी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला सेंटर है, वो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन न्यूक्लियस पे आधारित है। व्हाट इज न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड इट, क्या होता है न्यूक्लियस, डिस्कवर किसने किया बच्चों, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस को भी रॉबर्ट ने डिस्कवर किया बट सरनेम अलग है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, किसने डिस्कवर किया एंड व्हाट आर इट्स वेरियस पार्ट्स, और न्यूक्लियस के अलग अलग हिस्से कौन से होते हैं एंड राइट इट्स फंक्शन, और उसके क्या है हमको कामकाज फंक्शंस भी लिखने हैं। तो कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा टॉपिक बता दिया है यहाँ पे। चलिए तो अभी क्या देखते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस एक डेंस ठोस घनी है ग्रेन्युलर बॉडी। ग्रेन्युलर का मतलब होता है उसके अंदर खूब सारा मटेरियल पैक होता है, भरा हुआ लगता है अपने को। सबसे ज्यादा घनी जो चीज, डार्क चीज लगती है सेल के अंदर वो होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर खूब सारी चीज पैक होती है, ठीक है। तो ग्रेन्युलर बॉडी होता है, ठीक। सो इट इज अ डेंस घनी ग्रेन्युलर बॉडी विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के नॉर्मली केंद्र पे होती है, बट ये एनिमल सेल्स में तो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा कभी कभी साइड में खिसक जाता है। उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा जब हम डिफरेंसेस देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक। सो नॉर्मली प्रेजेंट एट द सेंटर, इट कंट्रोल्स ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। बच्चों सेल के अंदर जितने भी कामकाज होते हैं, गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है ना। चलिए डिस्कवरी किसने की, द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो बच्चों बहुत आसान है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की एंड न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ फिगर मैंने बना दिया, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। न्यूक्लियस इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। डबल वॉल क्या है, मेम्ब्रेन है, और इसी मेम्ब्रेन में बारीक बारीक छोटे छोटे क्या छिद्र हैं, और इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर साइटोप्लाज्म में आती है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है। समझ में आ गया। और कल मैंने एक बात की थी पिछले वीडियो में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो खोखली हॉलो शीट्स और ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, वो इसी के संपर्क में होता है। तो इसी के साथ वो ट्यूब्स जो होती है, झिल्लियां जो होती हैं, वो बाहर साइटोप्लाज्म में फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क जो कि सेल को अंदर से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने का काम करता है। जो काम हमारे शरीर में हड्डियों का है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, तो वो भी इसके साथ कंटिन्यूसली होता है, ठीक। सो सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन हैज अ नंबर ऑफ टाइनी होल्स, पोर्स नोन एज न्यूक्लियोपोर कह सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में चीजों का मूवमेंट आदान प्रदान हो सकता है। उसके बाद बच्चों अंदर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी भरा है वो जेली लाइक मटेरियल है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का एक और नाम कैरियन भी होता है, तो उसको हम कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। समझ में आ गया, या तो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म, बिकॉज न्यूक्लियस का एक और नाम कैरियन भी है, KARYON, कैरियन। ओके, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे बिल्कुल फाइबर के जैसे एक तरह से उलझा हुआ फाइबर्स के पीसेस जैसे हैं खूब सारे, ठीक है। सो इट हैज गॉट ए मास ऑफ इंटेंगल्ड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये जो हमारा डेंस गुच्छा है नेटवर्क है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। तो एक्चुअल में ये हमारा डीएनए है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है कि नहीं क्या। तो डीएनए जो होता है अब वो अलग अलग प्रकार का दिखता है बच्चों। वैसे तो ये थिन फाइबर लाइक ही दिखता है, उलझा हुआ मास दिखता है, लेकिन बच्चों ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जब सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है अपने आप को, तो ये जो डीएनए जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे ट्विस्टिंग होता रहता है, ट्विस्टिंग होकर के कंडेंस होकर के छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होकर ट्विस्टिंग होकर छोटा होगा तो मोटा और थिक रॉड जैसा हो जाता है। तो अभी तो फाइबर जैसा दिख रहा है, बाद में इस प्रकार का रॉड जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, मोटा दिखाई देगा वो, और उस अवस्था में उसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो चीज वही है बच्चों, केमिकली इसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। When the cell is not dividing, when the cell is in resting stage, then the DNA appears in the form of thin fibrous network. फाइबर के रूप में दिखता है, धागे धागे के रूप में दिखेगा, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। बट जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है, then this chromatin
ट्विस्टिंग होती है, कंडेंस होता है, इट बिकम्स शॉर्ट, थिक एंड रॉड लाइक। उस अवस्था में इसका नाम हो गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, क्रोमैटिन दो अलग अलग अवस्थाएं, क्रोमैटिन थिन फाइबर लाइक फॉर्म, क्रोमोसोम मोटा रॉड लाइक फॉर्म, एंड डीएनए केमिकल नाम है उसका। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, बस रूप अलग अलग है। ठीक है, तो ये रेस्टिंग फेज का दिखाया मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, जब डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाएगा ना, तो क्रोमोसोम जो होता है वो इस प्रकार का दिखेगा हमारा। अब इसमें सेंटर में एक बॉडी दिखती है जहां पे लगता है कि ये दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं। इस सेंट्रल बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे न्यूक्लियर, इसके जो दोनों भुजाएं आर्म्स हैं ये चिपकी हुई लगेंगी। ठीक है, हर एक भुजा को क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम के पार्ट बता रहा हूं, क्रोमोसोम का जो आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड कहलाता है। कभी कभी दो दिखते हैं, किसी किसी क्रोमोसोम में चार भी होती हैं, तो दो आर्म भी होती हैं और कभी कभी क्या चार भी दिखती हैं। ठीक है, तो दीज आर्म्स आर नोन एज क्रोमेटिड्स, एंटायर स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम एंड दिस स्ट्रक्चर, जहां पे दोनों आर्म्स या चार होते हैं तो चारों आर्म जुड़ी हुई होती है, सेंट्रोमियर। मियर मतलब बॉडी, सेंट्रली लोकेटेड। ओके, ये सेंट्रोमियर जरूर नहीं है कि बीचों बीचों, कभी कभी यहाँ पे भी होता है, कभी कभी इधर भी होता है, कभी बिल्कुल किनारे पे भी हो सकता है। समझा क्या? जरूरी कि इसकी पोजीशन सेंटर में ही हो। अब ये जो आर्म्स है बच्चों, इस आर्म पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट डीएनए के पीसेस हैं। पूरा वैसे डीएनए, बट डीएनए के छोटे छोटे क्या सेगमेंट्स हैं। प्रत्येक सेगमेंट बच्चों हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ट्रेट को, लक्षण को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो छोटा डीएनए के सेगमेंट्स अलग अलग है, सबकी लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, सो दीज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए और द क्रोमोसोम विच इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अवर बॉडी, ये कहलाते हैं बच्चों जीन्स। क्या कहलाते हैं? जीन। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक स्पीसीज में, प्रजाति में कांस्टेंट होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल में बच्चों 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 46। हर प्रजाति में डिफरेंट संख्या है, ह्यूमन बीइंग में 46 है हर सेल में। ठीक, और एक एक क्रोमोसोम के ऊपर 700 से लेकर के 800 के करीब जीन्स हो सकती है। तो इमेजिन करो हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर लगभग 30 से 40,000 के करीब क्या होती है? जीन्स होती हैं। और इतने सारे ही हमारे शरीर में लक्षण है। हर जीन कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे शरीर के लक्षण है, गुण है, दोष है, एवरीथिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीन्स। एंड बिकॉज The nucleus contains chromosomes and chromosomes have genes on them। और जीन्स जो होते हैं बच्चों ये इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम भी करती है। तो जब भी सेल डिवाइड करता है तो बच्चों सबसे पहला काम न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। बड़ा सारा सेल है तो मान लेते हैं बोर्ड ही एक सेल है, तो सेल का डिवीजन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस में सबसे पहले डीएनए का रोल है। डीएनए डिवाइड करके अपने एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। एक एक डीएनए मॉलिक्यूल, अब जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम डिवाइड करके अपने आप की एक और फोटोकॉपी तैयार कर लेगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए हो गए। तो इस प्रकार से अगर 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, तो 46 के 46 क्रोमोसोम्स अपनी अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेंगे। तो अब क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46 का डबल कितना हो गया? 92 हो गए। फिर क्या होता है? मैंने बताया था सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल। तो जब हमारे सेल के अंदर बच्चों 46 की जगह कितने हो गए? 92 क्रोमोसोम्स हो गए, 92। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं बच्चों ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स है हमारी। तो ये सेंट्रियोल से कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, इलास्टिक, और इधर से भी निकलेंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना? और ये प्रोटीन फिलामेंट जो होते हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन क्रोमोसोम्स को जाकर के जकड़ लेते हैं। तो आधे स्पिंडल फाइबर तो आधे क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, बचे कुछ दूसरी तरफ के स्पिंडल फाइबर्स आधे क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं उनके सेंट्रोमियर से जाके। और फिर ये वापस इलास्टिक फाइबर से जब सिकुड़ते हैं ना, तो 46 क्रोमोसोम्स दे आर पुल्ड टू वन एंड ऑफ द सेल एंड द रिमेनिंग 46 क्रोमोसोम्स टुवर्ड द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। इस प्रकार से 46 क्रोमोसोम्स के दो समूह अपने अपोजिट पोल्स पे जाके जमा हो गए। फिर वहां पे उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनके दो डॉटर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और बाद में बीच में क्या है? पार्टीशन मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, और इस प्रकार से एक सेल से दो सेल बन गए। दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या सेम टू सेम 46। तो शुरुआत में सेल में 46 क्रोमोसोम थे और बाद में क्या हुआ? सेम टू सेम ही आ गए। तो इस प्रकार से सेल अपने आप को डिवाइड करता है। तो डिवीजन जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? न्यूक्लियस के डिवीजन से। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है कि नहीं? क्या और अब मुझे बताओ, ये 46 क्रोमोसोम थे, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करके एक कॉपी उधर पहुंच गई। तो इसका मतलब हर क्रोमोसोम के साथ जीन भी तो गई, और जीन गई तो लक्षण भी चला गया। तो जब भी एक इंडिविजुअल या एक सेल डिवाइड करता है तो इसके सारे के सारे लक्षण, क्योंकि जीन्स में ही तो कैरी होते हैं लक्षण, तो क्योंकि ये अपनी सारी डुप्लीकेट कॉपी में जीन्स इधर भी ट्रांसफर कर रहा है तो एक तरह से लक्षण भी चले गए। तो एकदम से दोनों के दोनों सेल्स होंगे बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अलाइक होंगे, गुण, दोष, कैरेक्टर्स सब कुछ में सिमिलर होंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए या फिर जो जीन्स है इसके ऊपर, ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। हेरिडिटी क्या होता है? किसी भी एक पीढ़ी से
लक्षणों का ट्रांसफर अगली पीढ़ी में, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं इनको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर का इसको हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी यूनिट है जीन, ये लक्षणों को ट्रांसफर करती है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। ठीक है ना, तो ये चीज। और लास्ट पार्ट हमारा एक और चीज है बच्चों, ये तो डीएनए के बारे में बता दिया मैंने। एक हमारा न्यूक्लियोलस, ये एक डेंस बॉडी होती है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। किसी किसी में एक होती है, किसी किसी में दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होती है, आरएनए होता है जो डीएनए के असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के एक्टिविटी से रिलेटेड, न्यूक्लियस की भूमिका में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो अभी हम ये पार्ट्स मैंने यहां लिख दिए हैं, पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। और डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ये क्या है? जेली लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है कि नहीं क्या? न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद क्रोमैटिन मैंने बता दिया, जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअल में डीएनए है, यही बाद में क्रोमोसोम के रूप में अपने आप को चेंज कर लेता है। ये थिक रॉड लाइक अपीयरेंस हो जाएगी जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस ये डेंस बॉडी सेंटर पे जिसमें कुछ एंजाइम्स होंगी, हमारी प्रोटीन्स, डीएनए आरएनए। ठीक है, तो आरएनए एक तरह से डीएनए का असिस्टेंट है। ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आगे हायर क्लासेस में और डिटेल में बताएंगे इनके बारे में। ठीक, तो ये तो हो गए न्यूक्लियस के पार्ट्स। अब फंक्शंस क्या बच्चों? सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट रोल बताया, द न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहला काम न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है। द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स एंड देन ओनली द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। तो डिवीजन जो होता है इनिशिएट कौन करता है? न्यूक्लियस। उसके बाद इट कंट्रोल्स ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। वो जो जितने भी सेल की गतिविधियां होती है ना, वो सारी की सारी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, क्योंकि सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी जीन्स है, और जीन्स होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के ऊपर। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। उसके बाद बच्चों मैंने बता दिया, द क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती है? जीन्स होती हैं, विच कंट्रोल एंड ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम के ऊपर होती है जीन्स, और जीन्स हमारी यूनिट्स हैं हेरिडिटी की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स, पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों हमारा किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। आपको पीछे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म का हमने पहले देख लिया था, ये न्यूक्लियस का बच्चों। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता ही होता हो। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे सेल्स भी, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो बच्चों प्लांट्स में एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू, जो कि चीजों को मूवमेंट के काम आता है। तो एक टिश्यू फ्लोएम जो फूड मूवमेंट के काम आता है, एक जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट के काम आता है। ठीक है कि नहीं? तो जाइलम जो होता है, जाइलम बच्चों, उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि क्या कोई ऐसे सेल्स आपके ध्यान में हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है? तो प्लांट सेल्स में तो जाइलम वेसल्स विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स, दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। ओके, सिर्फ वॉल होती है उनकी। ठीक है, इसी प्रकार से एनिमल सेल्स में बच्चों जो हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे ह्यूमन ब्लड सेल्स में जो आरबीसीज होते हैं, इनफैक्ट ह्यूमंस के क्या, सभी मैमल्स के, जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं, उनके जो आरबीसीज होते हैं मैच्योरिटी के बाद में उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मैमलियन आरबीसी दे लैक न्यूक्लियस एनिमल्स में, और प्लांट्स में मैंने क्या बताया था? जाइलम वेसल्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ ऐसे सेल्स के एग्जांपल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इनको रब कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम सम प्लांट एंड एनिमल सेल्स, या एक एक ही लिख लो। चलो, नेम अ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। क्या आना चाहिए आंसर? पहला प्लांट सेल, किसमें नहीं होता? जाइलम वेसल्स। ठीक है, दूसरा एनिमल सेल, किसमें नहीं होता? मैमेलियन आरबीसी, MAMMALIAN, मैमेलियन
RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस बच्चों नहीं होता। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हमारे संरचना के आधार पे जितने भी लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, ये जितने भी प्रकार के सेल्स हैं इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी दो मेन कैटेगरीज है, ध्यान से सुनना बच्चों। कुछ कुछ हमारे जीव ऐसे होते हैं, नॉर्मली यूनिसेलुलर ही होते हैं सारे, जिनमें जो न्यूक्लियस है ना सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है ना, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, ये गायब होती है। समझ में आ गया? अब अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही गायब हो गई तो न्यूक्लियस का मेटल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा रहता है। समझ में आ गया? ये स्पेशल चीज होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरियल सेल आपने बनाया होगा, ध्यान देना, सेकंड वाले चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो वहां पे देखा हमने न्यूक्लियस का जो मटेरियल है ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म बस ऐसे बिखरा रहता है, इसका कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और इसको फिर हम न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल्स, पुराने टाइप के सेल्स, लेस एडवांस्ड सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स, जिसमें कि द न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, इस प्रकार के पुराने टाइप के सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराने टाइप का। ठीक है ना, तो बहुत ही प्रिमिटिव पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, उन्नत किस्म का नहीं है। इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हेंस सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। बच्चों इनसे 50 से 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं हाईली एडवांस सेल्स। तो मान लीजिए अगर पूरा बोर्ड जो है ना, बोर्ड, ये पूरा बोर्ड एक यूकैरियोटिक सेल है, उन्नत सेल है, तो प्रोकैरियोटिक इतना सा होगा। समझ आ गया? तो इनसे काफी बड़े साइज के सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल। दूसरा कौन सा? यूकैरियोटिक सेल्स। तो बच्चों दो तीन मेन डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोटिक सेल उन्नत सेल्स हैं, मोर एडवांस्ड सेल्स हैं, एंड दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 1। तो सिंपल सा पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स, न्यूक्लियस नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, एंड ट्रू न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन। क्लियर है? दूसरी जरूरी, ये छोटे साइज के होते हैं, ये बड़े साइज के हैं, ये कम उन्नत है, प्रिमिटिव है, ये एडवांस्ड है। अब उससे जरूरी चीज बच्चों, हमने टोटल 8 प्रकार की सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी थी, ध्यान से समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आएगा? ये 8 प्रकार की हमारी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ी है। इनमें से बच्चों सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम एकमात्र ऐसी सेल ऑर्गेनल है विच इज नेकेड, विच डज नॉट हैव ए कवरिंग मेम्ब्रेन। सबसे छोटे साइज की है ये। तो ध्यान देना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें सिर्फ राइबोसोम है, उसके अलावा जितने भी बाकी बची हुई 7 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वो सारी एब्सेंट हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल बड़े साइज के होते हैं, उनमें स्पेस खूब है, तो दे हैव ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो बस दो मेन आधार है। क्या? प्रोकैरियोटिक cells are those cells which lack a nuclear membrane surrounding the nucleus. Secondly, they lack all the membrane bound organelles. जबकि eukaryotic cells, more advanced, bigger size cells, they have a well defined nuclear membrane as well as all the membrane bound organelles. Important question लिखने जा रहे हैं और बाद में इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे हम। समझ में आ गया? चलिए, तो संरचना के आधार पे दो मेन प्रकार के सेल्स हम लिख लेते हैं, फिर इनके बीच में डिफरेंसेस भी लिखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट किया जाए। What are the two types of cells on the basis of their organization? What are the two types of cells on the basis of their ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो दो मेन प्रकार के सेल्स हमारे कौन कौन से हो गए? पहला क्या बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक।
2 पॉइंट्स याद रखना, प्रिमिटिव सेल्स lacking a nuclear membrane and membrane bound organelles, membrane bound organelles, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्मॉल साइज्ड होते हैं ये, ठीक है, स्मॉल, नॉर्मली ये यूनिसेलुलर जीवों को ही बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, यू मतलब ट्रू, कैरियन, कैरियोटिक न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं बच्चों, एडवांस्ड, एडवांस्ड, और हम लिख सकते हैं हाईली इवॉल्व्ड सेल्स। न्यूक्लियस बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारी प्रेजेंट होती है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड 7 ऑर्गेनल्स है सारी सारी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में अंतर भी कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन अगला हमारा बना लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए आंसर लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए पॉइंट नंबर 1, ये प्रिमिटिव है, ये हाईली इवॉल्व, तो यहां लिख देंगे प्रिमिटिव सेल्स, यहां क्या लिख देंगे बच्चों, फर्स्ट वाला हाईली इवॉल्व्ड सेल्स, ज्यादा उन्नत हैं, हाईली इवॉल्व मतलब ज्यादा उन्नत है। सेकंड क्या लिख देंगे बताओ, स्मॉल साइज्ड, लार्ज साइज्ड, स्मॉल साइज्ड, ये लार्ज साइज, हम साइज भी ले सकते हैं प्रॉपर एग्जैक्ट कितना होता है, लेकिन वेरिएबल साइज होता है, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं जबकि बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने, ये जो सेल्स होते हैं बच्चों, इनमें न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नॉट बाउंड, या तो बाउंड लिख दो या सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां क्या लिख देंगे, न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फोर्थ वाला पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए, यहां पे जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक, चलो जी माइटोकॉन्ड्रिया पता है आपको, माइटो छोटा लिख देते हैं थोड़ा, है ना, लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, और एक शॉर्ट में ले सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट, ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारी की सारी एब्सेंट है, या शॉर्ट में नाम ना लिखा तो भी दिक्कत नहीं है, आपको नाम पता ही है। यहां क्या लिख देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट
क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। पांचवा बच्चों पॉइंट। अब बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड तो ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो दोनों ही तरफ होती है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में फर्क है। जो राइबोसोम है बच्चों दोनों में होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम है ना बच्चों वो थोड़ा सा छोटे साइज का होता है, स्पेशल प्रकार है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसको 70S टाइप बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? और जबकि यहाँ पे जो राइबोसोम उसको बोलते हैं 80S टाइप। तो E फॉर यूकैरियोटिक, E फॉर 80S टाइप, तो इसका कोडिंग है ये राइबोसोम्स 70S टाइप। यहां क्या लिख देंगे? राइबोसोम्स 80S टाइप। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेंगे इनके, समझ में आ गया? तो बच्चों इसमें मैंने बताया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया। एक हमारा है बच्चों माइकोप्लाज्मा, बहुत ही छोटा जीव है, एनिमल किंगडम का सबसे छोटा जीव है, ठीक है? और एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। जबकि इसमें एग्जांपल्स कल पिछले वीडियो में हमने देखे थे कुछ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सेल्स ऑफ फ्रॉग, मैन, इन सब के सेल्स जो है वो क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये है हमारा डिस्टिंक्शन किसका? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का बच्चों, ठीक है? चलिए उसके बाद बच्चों हमारे कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये जो होते हैं ना, अमीबा हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तीनों की ही बात कर लेते हैं बच्चों। ये तीनों है ना, ये तीनों माइक्रोस्कोपिक जीव हैं। इनमें मूवमेंट के लिए पता है अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। किसी में बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं, किसी में एक बड़ा सारा टेल लाइक स्ट्रक्चर एक या दो होते हैं जिसको फ्लैजिला कहते हैं। तो इसमें सीलिया होता है, इसमें फ्लैजिला होता है। और अमीबा जो होता है अपने साइटोप्लाज्म को मूव करके कुछ फॉल्स एक्सटेंशंस बनाता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स शीट्स। तो मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको क्या है। तो हम देखेंगे जो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या, मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? चलिए क्लियर अप कर दिया जाए इधर का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? What locomotory organs are present in unicellular organisms? What locomotory organs are present in unicellular ऑर्गेनिजम्स? ठीक है कि नहीं क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से होते हैं? तो तीन मेन प्रकार मैंने बताए। पहला हमारा होता है सीलिया, ठीक है? ये बच्चों स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस के ऊपर होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द सेल सरफेस हेल्प्स इन स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है? बहुत तेज मूवमेंट। एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं। पैरामीशियम जो होता है बच्चों एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। बाय नहीं लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। मैं भी एग्जाम्पल अभी सबका डायग्राम बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना? आप चाहो तो बना लेना डायग्राम। दूसरा हमारा फ्लैजिला। विप होता है बच्चों जो हंटर होता है ना, जो चाबुक होता है, चाबुक उसके जैसा, ठीक है कि नहीं? एक डंडी से होती है, डंडी हैंडल होता है, हैंडल पे लंबा सारा चमड़े का बेल्ट जैसा लगा होता है, हंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है? चाबुक। तो विप और टेल लाइक स्ट्रक्चर।
फाउंड इन यूग्लिना। तो ये मूव करता है तो वो ऑर्गेनिज्म हिल पाता है। और तीसरा हमारा है स्यूडोपोडिया। बच्चों ये शब्द कहां से बना? PSEUDO। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया पोडस से आया, इसका मतलब होता है लेग्स, क्या फीट, फॉल्स फीट, झूठ मूठ के लेग। इसका मतलब ये अपनी शेप बदलते रहते हैं, कभी गायब हो जाएंगे कभी आ जाएंगे, ठीक है। तो these are cytoplasmic, these are cytoplasmic extensions, these are cytoplasmic extensions and appear as false feet found in amoeba। हमारे ह्यूमंस में भी बच्चों एक स्यूडोपोडिया मिलता है, हमारे जो WBCs होते हैं ना उसमें होते हैं, इसलिए वो अपना शेप लगातार बदलते रहता है, ठीक है। अब इनके मैं डायग्राम्स बना देता हूं बच्चों। सीलिया, हमारा जो पैरामीशियम है ना बच्चों, इस तरह का सा सेल है, ठीक है। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और खूब सारी सेल ऑर्गेनल्स होंगी। और इसका जो पूरा बॉडी सरफेस है, इसके साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे सीलिया बनते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या बेसल बॉडी बोलते हैं इनको। तो इनसे पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके पूरे आउटर सरफेस पे बन जाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया किसका? पैरामीशियम का। बिल्कुल सिंपल से, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। एक तो बिल्कुल बीन्स के जैसा, राजमा के जैसा होता है, और एक होता है छोटा सा। डबल डबल न्यूक्लियस होते हैं इसमें किसी किसी सेल में, तो इसमें 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो क्या है? सीलिया। और ये किसका एग्जांपल है? पैरामीशियम, ठीक है। एक हमारे यूग्लिना है बच्चों। इस प्रकार से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल होता है, ये बहुत सारे नहीं है लेकिन एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लैजिला, FLAGELLA। और ये स्ट्रक्चर क्या है? यूग्लिना, ठीक है। और एक और मैं बना दूं, ये तो आपने खूब बनाया होगा, ये जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA। तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं, साइटोप्लाज्म इधर से उधर मूव करता है, तो नए नए बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इसलिए असली नहीं है, फॉल्स फीड्स। ये हमारा है अमीबा। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स है, समझ आ गया। तो ये अलग अलग प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम देखेंगे एक छोटा सा डेफिनेशन, टिश्यू क्या होता है। कई बार जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, अकेला सेल बहुत सारे कामकाज करेगा तो थकेगा, उसके बाद घिस पिट सकता है, टूट फूट होगी। तो कई बार क्या होता है, सेल अपना समूह बना लेते हैं एक ही जैसे, या कई बार अलग अलग प्रकार के सेल्स भी मिलजुल के एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप मिलजुल के एक बड़ा कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी प्रकार के सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर टिश्यूज बाद में मिलजुल के ऑर्गन्स बना लेते हैं, ऑर्गन्स मिलजुल के ऑर्गन सिस्टम, और कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर लिखा है, सेल, सेल से थोड़ी सी बड़ी इकाई क्या होती है? टिश्यू होती है, ठीक है। तो अगला हम डेफिनेशन उसी का लिखेंगे कि टिश्यू किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए ये मिटा दो। Define a tissue. आंसर क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ, या तो सिमिलर सेल्स हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन सेम है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स
performing a common function is called a tissue. Example, dermal tissue. हमारे शरीर में जो स्किन होती है, स्किन, उसको डर्मल टिश्यू बोलते हैं। प्लांट्स में भी होता है। संतरे का छिलका देखा होगा, डर्मल टिश्यू है। केले का बनाने का छिलका, छिलका जो आउटर कवरिंग होती है वो डर्मल टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ईटीसी। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे क्या हो गए, टिश्यूज हो गए, ठीक है। चलिए अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनके सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बेसिक हम डिफरेंसेस देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अंतर, ठीक है। तो मिटा दिया जाए सारा का सारा। चलिए तो क्वेश्चन लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देंगे यहाँ पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिफरेंसेस नॉर्मली इस चैप्टर में से आते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स और या फिर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, तो अच्छे से इनको समझ के तैयार कर लेंगे इन टॉपिक्स को। चलिए ये हो गया हमारा टिश्यू। मैं आपको बहुत ज्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े पॉइंट नहीं लिखूंगा, इजी टू रिमेंबर छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बना लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। चलिए आंसर यहां लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड में प्लांट सेल्स और यहां लिख लेते हैं एनिमल सेल्स। बच्चों प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सेल वॉल, डेंस रिजिड टफ कोटिंग होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई, जबकि इसमें नहीं होती। तो यहां लिख देंगे सेल वॉल प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जबकि यहां पे क्या लिखेंगे, सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा सबसे बड़ा अंतर बच्चों कुछ ऑर्गेनेल्स का मैं बताता हूं। कुछ ऑर्गेनल इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं है। सबसे पहला, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। तो सेकंड क्या लिख देंगे, प्लास्टिड्स, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट एब प्रेजेंट। प्लांट्स में क्या होते हैं, तीनों ही प्रकार के प्लास्टिड इधर प्रेजेंट होंगे, उधर एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो यहां क्या लिख देंगे, प्लास्टिड्स एब्सेंट। दूसरा पॉइंट। उसके बाद बच्चों लाइजोसोम, जो भोजन का तोड़फोड़ करके प्लांट बच्चों जो भी अपना भोजन बनाता है ना, उसको रॉ मटेरियल्स नीचे से मिल जाते हैं, प्लांट्स को जमीन से मिल जाते हैं, सन से वो अपना सनलाइट ले लेता है, CO2 लेकर के भोजन बना लेता है। बच्चों बने हुए भोजन का बहुत कम खुद के लिए यूज करता है, समझ में आ गया। इसका मतलब उसको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा पसना नहीं पड़ता, तो वहां पे लाइजोसोम्स नहीं होते जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं होते हैं। एब्सेंट, जबकि यहां पे क्या है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट, जो कि सेल को सुरक्षा भी देते हैं, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो ये काम, ठीक है। प्लांट अपना बनाया भोजन ज्यादातर खुद नहीं खाते। नेक्स्ट बच्चों मैंने बताया था एक और हमारी सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहां पे एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं,
जबकि यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे जो होता है ना स्पिंडल सेंट्रियोल्स से नहीं बनता, एक अलग तरीके से बनता है, वहाँ पे एक अलग ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, एस्ट्रल रेस बोलते हैं जिनको, वो बनती है यहाँ पे। तो इनमें थोड़ा सा मैकेनिज्म में फर्क है, आगे आप हायर क्लासेस में जब सेल डिवीजन का मैकेनिज्म देखोगे तो वहाँ समझ में आएगा, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंट्रियोल्स, यहाँ तो होती हैं, इसमें कंफ्यूजन मत कर देना क्या चीज किधर है, ठीक है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है। बच्चों एक एक दो एक्सेप्शन होते हैं, ये जनरलाइज मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ इक्के दुक्के एक्सेप्शन है प्लांट सेल में जहां सेंट्रियोल्स देखने को मिलती हैं, अदरवाइज नॉर्मली वो नहीं होती, ठीक है ना? सेंट्रियोल्स एब्सेंट। क्योंकि ये भोजन डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेशन के बाद में इनको एब्जॉर्प्शन भी करना पड़ता है, ठीक है? मान लो बाहर डाइजेशन हो गया, कई बार क्या होता है भोजन सेल के अंदर घुसा नहीं है तो उसको पहले बाहर तोड़फोड़ करना पड़ेगा, भाई ये सेल है, ठीक है कि नहीं? क्या ये बड़ा सारा सेल है ना, और यहाँ पे भोजन पड़ा हो बड़ा सारा, अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस तो पाएगा नहीं, तो पहले इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एंजाइम्स बाहर रिलीज होती हैं, इसको तोड़फोड़ करके चूर चूर कर दिया और बाद में ये अंदर आ जाता है। अब अंदर आने के लिए बच्चों क्या होता है, जो हमारे ये एनिमल सेल्स होते हैं ना, इनके किसी एक एंड पे ऐसे छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे इस प्रकार के बारीक 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 बारीक। इससे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले तो मैंने देखो सीधा ही बनाया था तो बाउंड्री छोटी सी थी, अब ऐसे ऐसे करके खूब सारी मेम्ब्रेन्स बढ़ गई तो लेंथ बहुत ज्यादा होगी, सरफेस ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जल्दी से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं माइक्रोविली, ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है, ठीक है? तो इस प्रकार के माइक्रोविली किसी न किसी एक एंड पे नॉर्मली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं होते। तो यहां लिख देंगे माइक्रोविली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है? यूजुअली प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ सेल। यहां क्या लिखेंगे, माइक्रोविली एब्सेंट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा सेल को नहीं करना पड़ता, ठीक है कि नहीं? क्या फूड डाइजेस्टेड फूड नहीं पचाना पड़ता, एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता, तो माइक्रोविली एब्सेंट। प्लांट सेल में माइक्रोविली देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद बच्चों एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्लांट सेल्स में बच्चों जो वैक्यूल होते हैं ना, वैक्यूल, ये प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल्स में बच्चों एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है जो कि अधिकतर जगह घेर लेता है, और इसके कारण बेचारा न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में खिसक जाता है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है ना वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब समझ आ गया? यहाँ पे न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड एट द बाउंड्री। बाउंड्री को पेरीफेरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख देंगे बताओ, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी, न्यूक्लियस एट पेरीफेरी होता है बाउंड्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, ठीक है? यहां पे क्या लिख देंगे बताओ, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस बिल्कुल केंद्र में मौजूद होता है, ठीक है कि नहीं? क्या और उसके बाद एक आधा पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ पे बच्चों, जो प्लांट सेल्स होते हैं वो जो अपना भोजन जमा करते हैं ना वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, एनिमल सेल्स किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के बीच में। तो 7th पॉइंट, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, हजारों ग्लूकोज यूनिट्स का बना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और जबकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है स्टार्च का। रिजर्व फूड इज स्टार्च। तो जो भी प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं वो जमा किसके रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन है, तो इसका फर्क है, ठीक है? और एक पॉइंट और लिख देते हैं बच्चों, जो गोल्गी बॉडी होती है ना बच्चों प्लांट सेल में, गोल्गी बॉडी में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन्स और शीट्स का नेटवर्क होता है, ठीक है? ऐसी 3-4। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन शीट्स होती है गोल्गी बॉडी बनाती है इनसे, तो इस प्रकार की 3-4-5-7 शीट्स होंगी जो कि क्या है, सेल के कोने में पड़ी होती है, जिसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं। पैकेजिंग सेक्रेटरी सेंटर है। तो प्लांट सेल में बच्चों ये जो गोल्गी बॉडी की जो शीट्स होती है जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ये खुली खुली दूर दूर फैली होंगी, जबकि इसमें वेल अरेंज कॉम्पैक्ट होता है। समझ में आ गया? तो यहां लिख देंगे गोल्गी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पैक्ट, गोल्गी बॉडी कॉम्पैक्ट
एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। समझ में आ गया? जबकि यहां पे गोल्गी बॉडी स्कैटर्ड और डिफ्यूज्ड, बिखरी बिखरी सी है। एंड नोन एज, तो नाम चेंज हो गया इसका, यहां पे नोन एज, काम वही है बस नाम बदल गया, नोन एज डिक्टियोसोम। समझ में आ गया? गोल्गी बॉडी को हम यहां क्या कह देते हैं? डिक्टियोसोम कह देते हैं। समझ में आ गया? तो एक वैक्यूल का पॉइंट लिखना तो लिख लो बच्चों। यहां पे वैक्यूल जो होता है ना, बड़े साइज का होता है, एक आधा तो, और खूब सारे होते हैं। जबकि यहां पे वैक्यूल या तो एब्सेंट होंगे या फिर छोटे साइज के और कम संख्या में होंगे। तो यहां लिख देंगे वैक्यूल्स, लार्ज एंड मैनी, कई होते हैं। यहां पे क्या लिख देंगे? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आइदर एब्सेंट और स्मॉल साइज्ड एंड फ्यू इफ प्रेजेंट। समझ में आ गया भाई? या तो होंगे नहीं, और अगर हुए ना तो एक तो संख्या कम और साइज छोटा। जबकि यहां बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एक तो इतना बड़ा होता है कि बेचारा न्यूक्लियस किनारे पे खिसक जाता है। तो ये बच्चों हमारे क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिस्टिंक्शन आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आपके छोटे मोटे और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो देख लेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसको अच्छे से आप समझ करके नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।